एक समय की बात है। एक राजा और रानी थे जिनके दो बेटे और एक बेटी थी। बेटी सबसे छोटी थी और वह माता पिता की दुलारी थी। एक तो छोटी और ऊपर से बेटी, इसीलिए वह राजा रानी को बहुत ही प्रिय थी। वे दोनों उस पर जान छिड़कते थे। अचानक एक दिन राजा बीमार हो गए। धीरे धीरे रोग इतना बढ़ा कि राजा की मृत्यु हो गई। इसके कुछ ही समय बाद रानी भी उस रोग से पीड़ित हो गई। जब रानी को लगा कि वह इस बीमारी से उबर नहीं पाएगी, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर डाल दी। उसके कुछ ही समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। राजा और रानी अपनी बेटी को इतना प्यार करते थे कि उसे कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाने देते थे। वह अपनी सेविकाओं के साथ महल में सभी सुख सुविधाओं के साथ रहती थी। मन बहलाने के लिए वह खिड़की पर आ बैठती, अपनी दासियों के साथ बातें करती, आया की बेटी के साथ कभी कभी खेलती, कढ़ाई बुनाई के काम सीखती और कभी कभी मीठे स्वर में गाती थी। एक दिन जब वह अपनी खिड़की पर खड़ी थी, तब न जाने कहां से उड़कर एक मोर वहां आया और खिड़की की चौखट पर बैठ गया। लड़की ने इसके पहले इतना सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा था। वह उसे देखकर विभोर हो गई। उसने चालक करके पक्षी को भीतर बुला लिया। मोर देखकर उसके मुंह से निकला, कितना सुंदर है यह पक्षी। अब जब तक मैं मोरों के राजा को नहीं पालूंगी, तब तक विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी ने मोर को अपने पास रख लिया। वह किसी बाहर के व्यक्ति को मोर को नहीं देखने देना चाहती थी, इसलिए जब कोई आता तो वह उसे अपनी अलमारी में बंद कर देती। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों को चिंता होने लगी कि यदि हमारी बहन महल में ही बंद रही, कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं गई, तो वह तो बीमार हो जाएगी। दोनों भाई आपस में बातें करने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह शादी करना चाहती है। दोनों भाई मिलकर छोटी बहन पास गए और उसके मन की बात जानी चाहिए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, जब तक तुम विवाह नहीं करोगी, तब तक हम भी नहीं करेंगे। क्या तुम विवाह के लिए तैयार हो? अभी मुझे विवाह की इच्छा नहीं है। राजकुमारी बोली, अब तुम सयानी हो गई हो, तुम्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। हम तुम्हारे लिए राजाओं और राजकुमारों के यह चित्र लाए हैं। इसमें से जो भी तुम्हें अच्छा लगे, तुम उसके बारे में हमें बताओ। आगे हम देखते हैं कि क्या करना है। मैंने कहा ना कि मुझे विवाह की इच्छा ही नहीं है। राजकुमारी ने फिर कहा, बहन, हमारे ही लिए सही, तुम किसी को तो पसंद कर लो। अगर आप दोनों जिद करते हैं तो पहले वादा करिए कि जिसे मैं चुनूंगी उससे ही मेरा विवाह होगा। जरूर, दोनों भाई एक साथ बोले। उनके ऐसा कहने के बाद बहन ने अलमारी का दरवाजा खोला और मोर को बाहर निकाला। आप यह पक्षी देख रहे हैं ना? हाँ, यह तो एक सुंदर मोर है। मैं तब तक विवाह नहीं करूंगी जब तक कि मोरों के राजा को नहीं देख लेती। यह मोरों का राजा है कहाँ? भाइयों ने आश्चर्य से पूछा। राजकुमारी बोली, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं शादी करूंगी तो केवल उसी से करूंगी। अगर ऐसा है तो हम मोरों के राजा की खोज में जाएंगे, भाइयों ने कहा। ऐसा कहकर दोनों भाइयों ने बहन की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी आया और दासियों सेविकाओं को दे दी। कुछ विश्वासपात सामंतों और मंत्रियों को राज्य की जिम्मेदारी दे दी और फिर दोनों भाई दो अलग अलग दिशाओं में मोर राजा की खोज में चल पड़े। वह जहाँ जाते हर किसी से पूछते रहते, क्या कभी किसी ने मोरों के राजा के बारे में सुना है? लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती। लोग उन्हें मूर्ख समझते और खिल्ली उड़ाते। लेकिन दोनों युवकों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। भाग्य से एक शाम को बड़े भाई को एक बहुत वृद्ध सज्जन मिले। वे कुछ जादुई विद्याएं भी जानते थे। जब राजकुमार ने उनसे पूछा कि क्या कहीं मोरों का राजा रहता है, तो उन्होंने कहा, जरूर सुना है, वह सचमुच है। वह कैसा है? वह कहाँ रहता है? राजकुमार ने कई प्रश्न एक साथ पूछ लिए। वह एक बहुत सुंदर युवक है जो मोर पंथ के समान कपड़े पहनता है, पर उस देश की राजधानी में रहता है। तुम्हें उससे मिलने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। राजकुमार ने वृद्धा को धन्यवाद के साथ साथ कुछ उपहार भी दिए और उसकी राजधानी की ओर चल पड़ा। बहुत दिनों की यात्रा, बहुत तरह की यात्रा करके वह उस देश पहुंचा। वहाँ एक बड़े मैदान में सुंदर वृक्ष लगे थे। सहसा राजकुमार के कानों में आवाज आने लगी, वह आ गया, वह आ गया, राह बनाऊं उसके लिए। वह हमारे राजा के विवाह का प्रस्ताव लाया है। वह राजा को अपनी बहन देने आया है। युवा राजकुमार ने अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखा। उसे रंगीन पंखों की फड़फड़ाहट के सिवाय कुछ भी दिखाई ना दिया। मैं कहाँ हूँ? उसके मुंह से प्रश्न फूटा। अनजान स्वरों ने उत्तर दिया, मोरों के राजा के राज्य में। बहुत शुक्रिया, राजकुमार बोला। राजकुमार ने सोचा, यहाँ के तो वृक्ष भी विनम्र है। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ जाऊँ? राजा को कहाँ खोजूं? बड़ी खुशी से दाहिने हाथ की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें एक सुंदर महल मिलेगा। पहरेदारों से कहो राजा का भेदिया और वे तुम्हें भीतर जाने देंगे। धन्यवाद। राजकुमार इस जादुई जगह के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ा। महल सफेद, नीले, सुनहरे और बैंगनी रंग से सजा हुआ था, जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। मुख्य द्वार पर पहरेदार मोरों की तरह ही श्रृंगार किए हुए थे। उन्हें देखकर यह पता भी नहीं लग पाता था कि वे मनुष्य हैं या पक्षी। राजा का भेदिया, राजकुमार ने कहा, और उसे जल्दी ही दरबार में पहुंचा दिया गया, जहाँ एक बहुत सुंदर सिंहासन रखा था।
जो हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था, जिसके चारों ओर सितारों की तरह चमकते हुए मोर पंखों का सुंदर चक्र बना था। सिंहासन पर जो राजा बैठा था वह सिर से पैर तक मोर पंखों से ढका हुआ था। उसे देखकर कहा ही नहीं जा सकता था कि वह मनुष्य है। राजकुमार ने झुककर अभिवादन किया। राजा के संकेत पर दरबार से सारे दरबारी उठकर बाहर चले गए। अब कहो, मैं सुन रहा हूँ। सिंहासन पर बैठे मोरों के राजा ने कहा, श्रीमान, मैं पड़ोस देश का राजा हूँ। राजकुमार ने कहा, आपके पास अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरे दुस्साहस लिए मुझे क्षमा करिएगा। मेरी बहन ने कसम खा ली है कि वह केवल मोरों के राजा से ही विवाह करेगी। क्या तुम अपने साथ उसका चित्र लाए हो? यह लीजिए श्रीमान। राजकुमार ने चित्र दिखाया। यह तो बहुत सुंदर है। मैं विवाह के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। मोरों के राजा ने कहा, ओह श्रीमान, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मेरी बहन की जिद पूरी हो जाएगी। राजकुमार ने सिर झुकाकर आभार जताया और चलने को तैयार हो गया। रुकिए, राजा ने कहा, आप जा कहाँ रहे हैं? अपनी बहन को लाने के लिए महोदय। राजकुमार ने कहा, बिल्कुल नहीं। जो एक बार मोरों के राज्य में आ जाता है बाहर नहीं जा सकता। आप मेरे लिए अजनबी हैं। कौन कह सकता है कि आप किसी शत्रु देश के जासूस नहीं हैं जो मेरे राज्य का भेद लेने आया है। आप मेरे चित्र के साथ एक पत्र लिखें और अपनी बहन के उत्तर की प्रतीक्षा करें। ठीक है, मैं यही करूंगा। राजकुमार ने उत्तर दिया। मेरे रहने का प्रबंध कहाँ होगा? जब तक आपकी बहन का उत्तर न आ जाए तब तक आप नजरबंद रहेंगे, राजा ने कहा। और उसी समय राजकुमार को सैनिकों के साथ जाना पड़ा। इधर जब यह सब हो रहा था तब तक राजकुमारी का दूसरा भाई निराश होकर अपने राज्य लौट आया था। जब बड़े भाई का पत्र वहां पहुंचा तो छोटा राजकुमार मोरों के राजा का चित्र लेकर बहन के पास आया। चित्र देखते ही राजकुमारी चाहक उठी। यही तो है मेरे सपनों का मोरों का राजा। मैं उसे जल्द से जल्द देख लेना चाहती हूँ। एन राजकुमारी के विवाह की तैयारी होने लगी। दहेज तैयार हुआ, कपड़े गहने बने, घोड़े सजाए गए। यात्रा के लिए सबसे बड़ा और सुखद जहाज चुना गया। एक दिन भाई ने राजकुमारी की आया से कहा, उस देश तक की यात्रा बहुत लंबी है और थकाव है। रास्ते की गर्मी, उमस, धूप से मेरी फूंसी बहन कुम्हला जाएगी। उसे इन सब से बाँचकर कैसे ले जाएंगे? कुछ मुश्किल नहीं है। आया ने समझाया। राजकुमारी को एक बंद पालकी जैसी गाड़ी में बंदरगाह तक लाया जाए और जहाज को तट से सटाकर रखा जाएगा। फिर राजकुमारी की गाड़ी को ही तख्ते पर से जहाज में चढ़ा दिया जाएगा। इस तरह बिना थके कुम्हलाए राजकुमारी वहां तक पहुंच सकेगी। यह योजना स्वीकार हो गई। इधर आया की भी एक बेटी थी जो राजकुमारी की हम उम्र और उसकी सहेली थी। बस फर्क इतना था कि आया की बेटी अति साधारण रंग रूप वाली थी, जबकि राजकुमारी रूपवती और सुख संपत्ति में पली सुकुमारी थी। जब आया की बेटी को राजकुमारी के दूसरे देश जाने और शादी करने की बात मालूम हुई तो वह तिलमिला उठी। उसने अपनी माँ से कहा, राजकुमारी का ब्याह होगा और मेरा नहीं। सारे सुख, सारे सम्मान उसे और मुझे कुछ नहीं। आखिर हम दोनों तो साथ ही खेले हैं, बड़े हैं। क्या मेरा दिल नहीं है? आया बोली, तुम ठीक कह रही हो बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरा भी दिल तड़प रहा है। ऐसा कहकर आया मन ही मन मोरों के राजा के साथ अपनी बेटी के विवाह की योजना बनाने लगी। बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने अपनी बेटी के लिए भी शादी की पोशाक और एक पाल की गाड़ी बिल्कुल वैसे ही बनवाई जैसी राजकुमारी की थी। फिर वह एक सोने की मोहरों से भरी थैली लेकर जहाज के कप्तान के पास गई और उससे बोली, यह थैली तुम्हारे लिए है कप्तान। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो गाड़ी जहाज में सबसे बाद में आएगी उसमें मेरी बेटी होगी। मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। रात को जब सब सो जाएंगे